देखो स्क्रीन शेयर हो रही क्या अभी? यस सर। जी जी दिख रही स्क्रीन? जी जी यस टोटल चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना ही तारुफ पेश कर देता हूँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद सुहेल। आवाज क्लियर आ रही है सबको ना? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। ओके। मैं डॉक्टर मोहम्मद सुहेल, अलीगढ़ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही मैंने पीएचडी की और नेट जारिफ और एसआरएफ तक यहीं से सब कुछ है। आज हम पढ़ेंगे क्रैश कोर्स। ये हमारा है, अभी ये पहला बैच है और अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज इस सब्जेक्ट का अभी तक कोई कोर्स शुरू था, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। ये पहला होगा। आ, आम आम अक्सर लोग सब जो है अपना म्यूट कर लें, आवाज ना है कोई सी, म्यूट कर लें फिर भी स्पेशल। म्यूट हो गए सब? अभी कुछ लोग ये मुमताज मॉन्डल करके कौन म्यूट कर ले इसको, सीबी नाम से कोई है। हो गया म्यूट? चलो, तो मैं बता रहा था कि अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज के नाम का ये और अपने मौजू का ये पहली क्लास होगी, पहला क्रैश कोर्स होगा। जबकि हजारों की तादाद में एग्जाम देने वाले होते हैं, बट इसमें दिक्कत ये आती है कि देने वाले जो है खालिस या तो वो मदरसे के होते हैं या कॉलेज जाते हैं। अगर आवाज ना आए तो बताना मुझे। जो यस कॉलेज सर, क्लियर है आवाज। यस, जो कॉलेज से आते हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि कुछ इस्तिलाहात होती हैं, जो इस्लामिक इस्तिलाहात होती हैं, इस्लामी तारीख या फिर इस्लामी उलूम की जो इस्तिलाहात होती हैं वो दिक्कत होती है उन्हें। और जो कॉलेज से आते हैं उनके साथ अंग्रेजी की प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है कि वो इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी जो मदरसे से आते हैं उनके साथ। अब इस सूरत में हम ये कोशिश करेंगे कि हम दोनों मीडियम को लेके चलें। हम, क्योंकि पेपर जो होता है, पेपर वो या तो इंग्लिश में होता है या अंग्रेजी में, यानी दो दो मीडियम है होता है पेपर का। अब जिसको जिसको इंग्लिश आती है या हिंदी आती है, हिंदी मीडियम से, दो तरह का होता है। तो अब अगर किसी की इंग्लिश मजबूत है तो उसके लिए आसानी होती है, या हिंदी मजबूत हो तो, और जो मदरसा बैकग्राउंड से होते हैं उनकी अरबी और उर्दू बहुत अच्छी होती है बमुकाबला अंग्रेजी और उर्दू के। तो ये सीखने की चीज है हमारे लिए कि हम जो है इसको सीखेंगे कि अरब इंग्लिश वो इस्तिलाहात इस्लाम की, या जो पेपर आते हैं उसमें पेपर के क्वेश्चन का अंदाज क्या होगा, वो तमाम चीजें हम इसको इसमें देखेंगे। और मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि जो सिलेबस है हमारा, हम उस सिलेबस को लेक्चर वाइज करेंगे। सबसे में जो सबसे फर्स्ट यूनिट का जो पहला पार्ट है, सबकी ऑडियो ऑन हो रही, तो जो पहला पार्ट है पहली यूनिट का वो है रिलीजियस कंडीशन ऑफ प्री इस्लामिक अरबिया, जिसको हम सब जब तारीख पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले इस्लामी तारीख में सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि इस्लाम से पहले प्री इस्लामिक अरबिया, इस्लाम से पहले अरब की क्या कंडीशन थी, अरब की समाजी,
यानी सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, ये तमाम एतबारात से उनकी क्या हालात थे, उनकी क्या कंडीशन थी। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये आज का लेक्चर दो हिस्से में होगा। तो पहला हिस्सा होता सोशल से रिलेटेड, सोशल कंडीशन क्या थी, और दूसरा हिस्सा होगा इस रिलीजियस कंडीशन कि उनकी मजहबी हालत क्या थी। अरब में किस किस्म के मजाहिब राइज थे, वहाँ के लोगों की मजहबी कंडीशन क्या थी, क्या उनके अंदर तौहीद का तस्वुर था या शिर्क का, पॉलीथिज्म का तस्वुर था, क्या था, ये चीजें हम पढ़ेंगे। उनकी सोशल कंडीशन क्या थी, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। सोशल कंडीशन में ये लैपटॉप भी थोड़ा हैंग कर रहा है जी। ये अंग्रेजी का पैराग्राफ है। इन द डेजर्ट लाइफ वेयर पीपल एक्सपीरियंस्ड हार्श कंडीशन इन वेस्टलैंड, Arabian society found itself in a very different field composed of poetry and oration. This was their way of resisting the hardship of life and became very significant in uniting a society that was continuously on the move from one place to another. इसमें बताया कि अरब जो थे, अरब एक रेगिस्तानी इलाका है, वहां के लोग बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजारते, मतलब बहुत ही मुश्किल भरी जिंदगी होती थी, उस जमाने की बात कर रहे हैं। वहां उसका समाज जो है, उनके अंदर उसी उसी इलाकों में उन्होंने अपनी चीजें, शायरी और उनकी फसाहत व बलागत, ये तमाम चीजें, जो अरबी जबान की महारत, ये चीजें उन्होंने वहीं से इसी हालात में पैदा किया और इसी हालात में उसको निखारा और परखा। म्यूट कीजिए, कौन बहुत आवाज आ रही है। ये हुज्जतुल्लाह कौन मीन्स। अब आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इनकी जो ये अरब की जो हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, जो इनकी जिंदगी की जो मुश्किलात थी, इन्होंने ही इनको बहुत ही मुमताज बनाया। और यही वजह है कि इनकी शायरी में, यानी ये इस मुश्किल भरी जिंदगी की वजह से इनके अंदर बहादुरी और एक दूसरे से, फिर बुरी आदतें भी थी बहुत सी कि नफरत और अदावत, लेकिन इसी तरह शिकार का जज्बा, ये तमाम चीजें इनके अंदर थी। आखिर ये अरबियक पोएट्री एंड had many themes like love, wine, battle, victory, bravery, hatred against the enemy, hunting, nature, tribal virtues। ये तमाम चीजें उनकी शायरी में पाई जाती है। यानी उनकी अरब की सोशल कंडीशन को जानने का और समझने का सबसे बेहतर तरीका उनकी अरबी शायरी में ये चीजें पता चलती है कि उस वक्त की उनकी समाजी क्या हालात थी। अब हम एक एक को पढ़ते हैं। बिजनेस की उनकी जिंदगी, उनका जरिए माश क्या था। इट टाइम्स इन सम वे टू बेरर मीडियम लाइफ, यानी एक बदमाना जिंदगी, देहाती जिंदगी गुजारते थे वो लोग। The trade between Southern Arabia and the Middle East, and between Mediterranean countries and the Far East. A number of markets and fair open in pre-Islamic Arabia. यानी
उनकी अक्सर लोग तो देहाती जिंदगी गुजारते थे, वो पूरी तारीख उनकी कि बदवी जिंदगी हुई, लेकिन वो उनका जरिए माश जो था वो खालिश तिजारत था, यानी ज़राअत उनके यहाँ नहीं थी, खेती बाड़ी का कॉन्सेप्ट, एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं था, बिजनेस का ही था। और बिजनेस के लिए वो सफर भी करते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे। साउथर्न अरबिया एंड मिडिल ईस्ट, ये यानी एशिया के जो ये है मिडिल ईस्ट, ये इलाकों में सफर करते थे, खास तौर से वो शाम और मिस्र की तरफ इनके सफर होते थे ज्यादा। और इसके अलावा फिर ये मार्केट, हवाई साल में कुछ इनके फेयर्स होते थे, जैसे कि आजकल जो कॉन्सेप्ट अभी दिल्ली में चल रहा है फेयर मार्केट के, ये बिजनेस के मार्केट के लिए वो नुमाइश एग्जीबिशन टाइप की चीजें चलती, तो इस तरीके से ये एक बहुत कदीम रिवायत थी अरब में। द फेयर्स हैड एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट नॉट ओनली on the regeneration of the Arabian social structure, but also on shaping a certain culture environment region। यानी उनके यहाँ जो है, उनके जो समाजी तहजीब की जो बुनियाद थी, समझ लीजिए, वो इन्हीं नुमाइशी मेलों में, ये जो नुमाइश लगाते थे, और इसमें बहुत से फिर अलग अलग उसके नाम हैं, कि उसी में उनकी चीजें जाहिर होती थी। उनका जो समाज, उनकी समाजी तहजीब थी, या उनके खाने पीने का, मिलने जुलने का, ये तमाम अंदाज इन नुमाइशों में ज्यादा वाज़ेह होता था। उनकी मेजबानी, ये चीजें उनमें बहुत ज्यादा खुल के इन मेलों में जाहिर होती थी, क्योंकि यहाँ दूर से भी लोग आते थे, और फिर वो हज के अय्याम में भी ये मौके होते थे। और ये बाजार उकाज वगैरह, ये बहुत मशहूर, ये उन्हीं चीजों का एक हिस्सा है। ये कहने का मतलब ये, उनकी समाज, उनकी अरब के जो उस वक्त का समाज था, मईशत की बुनियाद तिजारत पे थी, बिजनेस पे, न कि एग्रीकल्चर पे। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ सकता है कि उनके सोशल कंडीशन में उनकी बुनियाद क्या थी, उनका जरिए माश क्या था, उनकी इकोनॉमिक्स पे डिपेंड थी, तो उसका जवाब ये हो सकता है कि बिजनेस पे, न कि एग्रीकल्चर पे। तो कुछ खास इलाके थे ताइफ वगैरह के जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे। दूसरी बात की, उनके यहाँ एजुकेशन एजुकेशन সহজে की হতো क्या এখন कंडीशन। কথা হলো অল্প অ্যাটেনশন দেওয়া লাগবে वेलकम टू कम्युनिटी व्यू कम्युनिटी क्लोज करो तो म्यूट म्यूट तो कौन सा की आवाज आ रही है, म्यूट कीजिए। म्यूट हमारे हेलो हेलो, जी सर। अरे म्यूट कीजिए, किसकी आवाज आ रही है बहुत। एजुकेशनल कंडीशन उनकी ये थी कि द लिटरेसी रेट वाज वेरी लो इन द अरबियन पेनिनसुला। पूरे जजीरे नुमा अरब में उनकी जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत ही कम थी। द ओरल पोएम वर रिटन डाउन ओनली एट अ वेरी लेट पीरियड। ये इनकी जो जबानी जो 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 इनके अशार थे, वो बहुत ही बाद में लिखे गए। For many centuries, the poems were memorized and were passed from one generation to another, bringing them down to the Islamic period। ये एक दूसरे अपने अशार को ही या तो खुद याद रखते थे, या एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक वो चीजें पहुंचती थी। Although the literacy rate was low, it can be said that the Arabs had a strong verbal accumulation in certain field to which they had transferred their knowledge and experience। यानी इनके अंदर जो भी इल्म नाम की कोई चीज थी उस वक्त अरब में, तो वो सिर्फ जो है जबानी थी, रिटर्न में कोई चीज नहीं थी। जैसा कि यही वजह है कि इनके यहाँ शायर तो मिलते हैं, लेकिन कोई फलसफी या कोई निज़ाम फिक्र पेश करने वाला, कोई जो कहते हैं ना थिंकर्स नाम के, कोई कोई कबल अज इस्लाम नहीं मिलते अरब में। लेकिन इसके बिलमुकाबिल उसी अहद को अगर हम देखते हैं यूनान में, रूम में, तो वहां ज्यादा पाए जाते हैं। यानी इस खुलासा ये है कि उनका लिटरेसी रेट बहुत ही लो था, एजुकेशनल कंडीशन उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, शायरी में और अरबी में उनकी महारत अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा जो चीजें होती हैं एजुकेशन के नाम पे, वो शायरी और जबानदानी के अलावा।
वीमेन की क्या हैसियत थी उस वक्त? अरब वाज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, women had no status of any kind other than a sex object। यानी खित्ता था, पूरी अरबियन सोसाइटी वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, मेल का गलबा था, यानी मर्दों की वो हुक्मरानी थी। women had no status of any kind other than a sex object, यानी जिनसी के अलावा और इसके और कोई जो है औरत के से मुतालिक कोई स्टेटस, औरत की कोई हैसियत नहीं थी सिवाय जिनसी तलस्सुस के अलावा और कोई मकाम मर्तबा उनके यहाँ नहीं था। द नंबर ऑफ वीमेन अ मैन कुड मैरी वाज नॉट फिक्स्ड, यानी मर्दों को पूरा हक हासिल था कि वो चाहे जितनी औरतों से शादी करे, कोई मुतय्यन तादाद नहीं थी कि 2 से 4 से, कोई मुतय्यन तादाद नहीं थी। When a man did, his son inherited all his wife except his own mother। एक बड़ी खराब रिवायत उनकी ये थी कि वो जैसे अगर उनका बाप मर जाता तो उसका बेटा अपनी माँ के अलावा और जितनी उनकी बीवियां होती थी, यानी उसकी जो सौतेली माएँ होती थी, वो उनको वरासत में लेता था, यानी खुद ही उनका शौहर बन जाता था वो अपनी सौतेली माओं का। ये बहुत ही घटिया सोसाइटी बन चुकी थी। डॉटर्स, लड़कियों की क्या? A savage custom of the Arab was to bury their female infant alive। ये अपनी जिंदा बच्चियों को, ये बहुत ही मशहूर बात है, जिंदा बच्चियों को जो है ये इनके यहाँ एक रिवायत थी कि दफन कर देते थे। Even if an Arab did not wish to bury his daughter alive, he still had to uphold his honorable tradition, being unable to resist social pressure। यानी अगर कोई अपनी बच्ची को नहीं अगर दफन करना नहीं चाहता था तो समाजी प्रेशर उस पे इस कदर पड़ता था करने पे मजबूर होना पड़ता। ये तो बहुत आम रिवायत है कि बच्चियों से मुतालिक। एक ड्रिंक, शराब, नशे की लत, और नशे में ये बात अलग है कि उनके यहाँ नशे की खाली एक ही किस्म थी, शराब। शराब बहुत कसरत से पीते थे। ड्रंकनेस वाज अ कॉमन वॉइस ऑफ द अरब, बहुत ही आम बात थी शराब पीना। विद ड्रंकनेस वेंट देयर गैम्बलिंग, अब जहां शराब आती वहां शराब के साथ साथ जुआ और कुमार का नाम आता है, यानी वो जुआ भी खेलते थे। दे वर कंपल्सिव ड्रिंकर्स एंड कंपल्सिव गैम्बलर, इनके अंदर ये दोनों चीजें लाजिम मलजूम की हैसियत रखती थी कि वो शराब भी पीते थे, खेलते थे। शराब तो उनकी कहते हैं ना आदत में पड़ी हुई थी, हर चीज में नशे, मतलब शायरी भी शराब से ही निकलती थी। अच्छा वे ऑफ लाइफ, उनके जिंदगी गुजारने का क्या तरीका था, रहन सहन उनका कैसे था? अरब वाज एन आइसलैंड, आइसलैंड नहीं बल्कि ये डिजर्ट ही है। वेयर द लैंड वाज ड्राई, यानी वो उनकी बहुत खुश्क और रेतीली जमीनें थी। ड्यू टू सिक्रिसिटी ऑफ फॉल एंड लैक ऑफ आर्टिफिशियल मींस ऑफ इरिगेशन नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। वहां पे बारिश या ज़ालाबारी, बर्फबारी ये सब ना होने की वजह से वहां की जमीनें इस लायक नहीं थी कि वहां एग्रीकल्चर की जाए, रेगिस्तानी इलाका था वो। अर्बन लाइफ एंड देयर, शहरी जिंदगी वहां बिल्कुल नहीं थी, किसी किस्म की शहरी जिंदगी वहां, मतलब आम लोगों में। अभी इसको आगे हम पढ़ेंगे कि क्या हो। अकॉर्डिंग टू नेचुरल रिक्वायरमेंट द इनहेबिटेंट लाइफ अ रूरल नोमैडिक लाइफ, इनकी जो फितरी जो जिंदगी थी वो खाना बदोशी की, देहाती जिंदगी और खाना बदोशी की जिंदगी थी, शहरी जिंदगी कम लोगों में। They used to roam around in search of green fields and rainy areas to graze animal। ये वजह कि अपने जानवरों को चराने के लिए, बहुत चरागाह ढूंढने के लिए दूर दूर तक निकल जाते थे, यानी उसकी कम इलाकों में, जैसे कि ताइफ का इलाका जो दूर पड़ जाता था उस वक्त मक्के से, तो वहां ज्यादा ये चीजें थी, चरागाह की नाम की चीज। अलबत्ता कुरैश एंड कहतानी अरब्स वर एक्सेप्शन टू दिस, दे लिव एन अर्बन लाइफ एंड वर नॉट नोमैड। ये कुरैश और कहतानी, ये दो कबीले मशहूर कबीले हैं ये कबल इस्लाम की तारीख में, प्री इस्लामिक अरब की तारीख में।
ये दो कबीले ऐसे हैं जो शहरी जिंदगी गुजारते थे, ये खाना बदोशों की जिंदगी इनकी नहीं होती थी। पैशन फॉर हंटिंग, शिकार का शौक इनको था। इनके शौक को पढ़े कि इनके अंदर जो शिकार का शौक था वो किस तरह। Arabs were very fond of hunting, even they have different terms related to hunting. यानी इनको जानवरों के शिकार करने का शौक इस कदर था कि इन्होंने अलग अलग इस्तिलाहात वज़ा कर रखी थी, अलग अलग इनके इन्होंने टर्म्स फिक्स कर लिए थे कि जानवर अगर शिकारी के पीछे से आ जाएगा तो क्या कहेंगे, शिकारी के सामने से आ रहा तो क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे शिकार को। अगर शिकार बाएं से आ रहा, बाएं से आया दाएं निकल गया, दाएं से आया बाएं निकल गया तो क्या कहेंगे। ये इस्तिलाहात हैं जो उन्होंने इसमें वजह की थी और बाकायदा मुस्तकिल इसको एक फन बना लिया था। बहुत ही ज्यादा उनको शौक था शिकार का। और बहुत से जब हम इस्लामी खासतौर से अहादीस में हम की सीरत को पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत से वाकयात आते हैं कि फला शिकार से वापस आया तो उसने ये हरकत की, फला आया तो इसने। अब ये एक पहली इस्तिलाह साने, साने ये इस्तिलाह है, हो सकता है इसको पूछ ले उसमें एग्जाम में कि साने का क्या मतलब है, इस तरह पूछा जा सकता है। साने कहते हैं कम फ्रॉम द राइट साइड एंड गो टू द लेफ्ट, यानी दाएं तरफ से शिकार आए और बाएं तरफ को निकल जाए तो उसको कहते हैं कि ये साने है। इसी तरह से एक इस्तिलाह है बारेह, बारेह कहते हैं कम फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड गो टू द राइट साइड, जो बाएं साइड से आए और राइट साइड में चला जाए शिकार। इसी तरह एक नाते, नाते कहते हैं कम फ्रॉम फ्रंट, सामने की तरफ, सामने से जो आए उस शिकार को नाते बोलते थे। तईद, तईद कहते हैं कम फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, यानी शिकार करने वाले के पीछे से अगर जानवर आ जाए तो उस जानवर को या उस शिकार को तईद बोलते थे। ये चार इस्तिलाह है, मशहूर इस्तिलाहात इनकी, इसको समझना जरूरी होता है। इसको ये नोट करने वाली चीजें होती है कि इसको याद रखना जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जब इस्तिलाहात की बात आती है, टर्म्स की बात आती है। तो अब क्लॉथिंग एंड फूड, यानी उनके खाने और पहनने का क्या अंदाज, इसे क्या चीजें उनको पसंद थी, क्या किस तरह कपड़े होते थे। The dress of Arabian was very simple. It was common to wear a patch of leather on a thick coat. उनके उस वक्त के अरब का जो पहनने का जो बहुत ही सिंपल ड्रेस होता था और आमतौर से वो क्या करते थे, वो चमड़े के जो है उसको सिलते थे और कोट की शक्ल में वो पहनते थे, यानी चमड़े के लिबास पहनते। People used to connect small pieces of leather with needle stitch to make a utility blanket. और कुछ लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे टुकड़ों को, चमड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को सिल लेते थे और सिल करके उसको चादर नुमा सिलते थे, यानी लंबा लंबा चौड़ा सिलते थे। तो वो कई काम आता था, बिछाने के, ओढ़ने के, और उसी को ऊपर जब फिर ऊपर से ओढ़ लेते थे, इन तमाम कामों में आता। क्लॉथ्स वर आल्सो मेड फ्रॉम केमल एंड शीप हेयर। उनके इसके अलावा, चमड़े के अलावा, वो भेड़ और ऊंट, इन जानवरों के बालों से भी वो कपड़े बनाते थे। It was customary to wear a loosely folded bottom and hanky or turban on the head. अब इस तरह के जो कपड़े बनाते थे या इसके अलावा उनका लिबास जो पहनने का होता था वो आमतौर से नीचे जो है लुंगी, जिसे कहते हैं इजार, तहबंद बोलते हैं, वो पहनते थे और उस ऊपर जो है बाकायदा मुस्तकिल कोई कुर्ता या शर्ट, टी शर्ट, इस तरह की कोई चीज नहीं होती थी। बस वो चादर को ही ऐसे आगे पीछे करके इस तरह ओढ़ते थे। इसके अलावा सर पे वो मुस्तकिल जो है कोई ना कोई चीज रखते रहते, क्योंकि वो रेगिस्तानी इलाका था, धूप से बचने के लिए वो हमेशा सर पे कुछ ना कुछ, चाहे अमामा हो या ऐसी दस्ती नुमा कोई चीज हो, रुमाल नुमा कोई चीज, तो उसको भी रख लेते थे। लाइक क्लॉथिंग, फूड वुड हैव बीन वेरी सिंपल। लिबास की तरह जो है उनका खाना भी बहुत ही आसादा होता था। दे यूज्ड मिल्क एंड मीट फ्रीक्वेंटली। वो ज्यादातर दूध और गोश्त इस्तेमाल करते थे। चीज, सत्तू, डेट्स
olives and silk were also used। ये सिल्क की बजाय एक हरूरा एक चीज होती है, जो अरबी के स्टूडेंट होंगे वो समझेंगे कि हरूरा एक खास किस्म का उनका खाना होता है, तो यहाँ पे बेहतर वो हरूरा का लफ्ज आएगा। वो तो चीज और सत्तू जिसे कहते हैं, सत्तू जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी चलता है, वो उनके खाने की चीज थी। खजूर, जैतून, ये तमाम चीजें भी वो इस्तेमाल करते थे। अब ये तो उनके खाने पीने रहने सहने की बात हो गई। अब उनकी एक आदत की बात होती है, लूटेड, यानी लूट मार बहुत आम बात थी और एक दूसरे पे जुल्म। देयर वर टू टाइप्स ऑफ पीपल लिविंग इन अरबिया। अरब में दो किस्म के लोग होते थे, यानी पूरे अरब के लोगों को अगर बांटा जाता तो दो तरह के लोग। वन इज दोज हु लिव्ड इन सिटीज एंड टाउन, जो शहरों और कस्बों में रहते थे, एक तो वो लोग थे। And other is those who used to move around in nomadic state, और दूसरे वो लोग थे जो खाना बदोश जैसी जिंदगी गुजारते थे। And robbery was common in both of them, और दोनों में लूट घसोट आम थी। दोनों लोग अपनी इस गलत हरकत से बाज नहीं आते, दोनों लोग करते। Bad habits like deceit, fraud and concealment of defects were common among them in trade living in cities and town। जो लोग शहरों और कस्बों में रहते थे उनके अंदर ये बुरी आदत थी कि धोखा देना, और तिजारत करते हुए जो ऐब अगर है सामान के अंदर उसको छिपा लेना, टाइम पे किसी को पैसा वापस न करना या सामान न देना, ये तमाम चीजें उनके अंदर थी। यानी वो उनके लोगों को परेशान करने का एक अपना अलग अंदाज था। बट heinous act like robbery, looting, theft and profanity were a part of their day and night। ये बात उनकी हो रही कि दूसरे किस्म के हैं जो खाना बदोश लोग हैं, नोमैडिक स्टेट्स के लोग। इनके अंदर जो है लूट मार और चोरी और इसी तरीके से दूसरे जो किस्म की अदावत जुल्म हो सकते थे, छीना झपटी वाली बातें, ये तमाम उनके अंदर उनका रात दिन का मशगला था। रेशियल हॉस्टिलिटी, नस्ली दुश्मनी। एक अरब की तारीख में एक नई बात ये मिलती है सिर्फ अरब में, कि उनके अंदर नस्ल दर नस्ल दुश्मनी चलती थी। यानी अगर दादा को किसी ने परेशान किया है तो पोता उसका बदला लेगा। ये नस्ली दुश्मनी उनके अंदर जाती। इफ अ मर्डर एन एनिमी कुड नॉट बी एवेज्ड इन हिज लाइफ टाइम, his son would take revenge on their grandchildren and relative and would not rest until revenge was taken। यानी अगर किसी कातिल या किसी दुश्मन से कोई आदमी अपनी जिंदगी में बदला नहीं ले सका तो उसके बच्चे, उसके बेटे अपने दादा का बदला लेते थे, या अगर बेटे बच्चे नहीं तो उसका और कोई दूसरा वारिस जो भी होता था, भतीजे भतीजियां जो भी होते थे, वो उनका बदला लेते थे। और बदला जब तक नहीं मिल जाता तब तक वो सुकून से नहीं, नस्लों उनकी दुश्मनी चलती थी। ये ज्यादा आम बात, ये सिर्फ अरब में पाई जाती थी। इसको रेशियल हॉस्टिलिटी बोलते हैं। एंड इफ द कॉज ऑफ एनमिटी इज नॉट रिमेम्बर्ड, और अगर उनको दुश्मनी का सबब याद ना भी हो, सॉरी एक मिनट, अभी हम फिर से एक लिंक सेंड कर रहे हैं और ये टाइम बाउंड की बात कर रहा है, तो अभी जबकि दूसरा हिस्सा बाकी है इसका, इस सबक का, तो मैं सेंड कर रहा हूँ, आप लोग फिर से इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो लेती रेशियल हॉस्टिलिटी की कि अगर ये डिसकंटिन्यू हो गया तो अब दूसरा सेंड करेंगे, दूसरी लिंक। तो ये दुश्मनी का सबब याद ना होता तब भी जो है बस इतना याद रहता था कि फला खानदान से हमारी दुश्मनी, ये रेशियल हॉस्टिलिटी होती थी कि बिना वजह ना भी याद हो तो भी वो बदला लेते थे। गैम्बलिंग, किमार या जुआ जिसे बोलते हैं, पीछे हमने बताया कि शराब के साथ ये चीजें आती हैं, लेकिन जो जुआ होता था उसका अंदाज क्या होता था उसको। These Arabs were also very fond of gambling। ये इनको बहुत जुआ का बहुत शौक होता। They mostly used to gamble through अज़लाम। अज़लाम ये एक तीर का नाम, एक नाम है एक तीर का, एक बल्कि एक गट्ठा होता था, उसके अंदर कई किस्म के तीर रखे थे, अज़लाम तीर होते थे। उसको हम आगे पढ़ेंगे तभी इस
तो अजलाम के जरिए, ये अजलाम का लफ्ज याद रखने की चीज है, ये चीजें भी पूछी जाती हैं कि अजलाम से क्या काम लिया जाता था। तो अजलाम से फाल ये तीर या जुआ के तीर, ये चीजें उससे काम ली जाती थी। जुआ के तीर बोलते हैं इसको। अजलाम क्या है? अजलाम, देयर वर स्पेशल एरोज फॉर प्लेइंग विच डिड नॉट हैव एरो मार्क्स ऑन देम। ये वो तीर है, वो खास तीर है कि जो जिन 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 पर जिन तीर के जो निशान होता है, जो आगे का हिस्सा होता है तीर का, वो निशान जो है एरो मार्क जिसे कहते हैं, वो नहीं लगा होता था। यानी होते थे तीर ही, लेकिन इसके अंदर वो तीर का जो आखिरी कोने पे जो निशान होता है वो नहीं होता था। देयर नंबर्स वाज 10 एंड ईच एरो हैड अ डिफरेंट नेम। ये 10 तीर होते थे और हर तीर के अलग अलग नाम होते थे। ये 10 के तीर एक ही उसमें एक बॉक्स में रखे रहते थे। और जुआ खेलने का तरीका ये होता है कि मतलब कि शिकार, एक साथ शिकार किए, एक साथ शिकार करने के बाद फिर वो बंटवारे के लिए क्या करते थे, उसमें जुआ खेलते थे कि वो तीर निकालते थे कि वो जिसको मतलब जिसने निकाला तीर, अब उसमें जो है एक 10 में से 3 ऐसे थे जिन पर कुछ नहीं लिखा होता, मतलब खाली होता था। अब जिसके हिस्से में वो 3 तीर आ जाता तो उसको चीजें नहीं मिलती थी, मतलब कि वो शिकार में से उसको हिस्सा नहीं मिलता था, वो महरूम हो जाता था और बाकी लोग उसको मिलता। अब वो 3 कौन कौन से, उस पे फिर हिस्से मुतय्यन थे कि वो बाकी जो 7 थे वो उनमें हिस्से मुतय्यन थे कि इनको इतना फीसद, इनको इतना फीसद। ये 10 नाम, तीर के जो 10 नाम ये हैं: गज, तवम, रकीब, नाफिस, हलास, माबल, मुअल्ला, फसीह, माले, दग्द। ये नाम है, ये 10 नाम है। ये नाम याद रखने की चीज है। हो सकता है पूछ लिया कि नफीस से क्या काम लिया जाता है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। और इसी से तवम किस तीर का नाम है, तो ये। अब इसके बाद चिल्ड्रेन यानी उमूमी बच्चों से मुताल्लिक उनके क्या नजरियात, क्या वो सोचते थे, कैसे उनकी हरकतें। मेल चिल्ड्रेन वर मोर डिजायरेबल टू द अरब्स। मुजक्कर औलाद यानी लड़के, वो उनके बहुत बड़े शौक से और उनकी पसंदीदा चीज थी, यानी उनको उनको तरजीह देते थे। इसे पीछे हमने पढ़ा डॉटर्स में। अरब्स कंसीडर्ड द बर्थ ऑफ गर्ल्स एज अ शेम। उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस होती थी लड़कियों की पैदाइश। Rather, some tribes used to buy alive girls for fear of poverty. कुछ लोग तो गरीबी की वजह से यानी भुखमरी के डर से जिंदा बच्चियों को दफन कर देते थे। The number of men in the tribes was a source of pride for them. और बच्चों को यानी बेटों को पसंद करने की वजह थी कि मर्दों की तादाद जो है कबीले में, मर्दों की जिस कबीले में मर्द की तादाद ज्यादा होती थी वो उनके लिए फख्र का बाइस होती थी, इसलिए वो लड़कों को तरजीह देते थे। द रीजन फॉर फेवरिंग बॉयज मोर देन गर्ल्स वाज दैट द अरब वर अ मर्चेंट नेशन एंड देयर लाइवलीहुड डिपेंड ऑन ट्रेड एंड बिजनेस मैटर्स आर डन बाय मेन इन द बेस्ट वे। ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी जो बेटों को तरजीह देने की वजह बड़ी ये थी कि अरब चूंकि तिजारत पे डिपेंड होते थे और इनकी यूं कह लीजिए कि इनकी पूरी कौमियत और पूरी कौम की मईशत ही इसी पे डिपेंड थी, इसलिए ये बेटों को क्योंकि बेटों को तरजीह देते इसलिए देते क्योंकि बेटे जो है या मेल तिजारत को ज्यादा अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते थे। ये उस दौर की बात हो रही है, आज के दौर की बात नहीं है। उस दौर में बेटे ज्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते क्योंकि वो सफर करना पड़ता था और उस वक्त का सफर जो है जाहिर सी बात है आज के सफर से मुकाबले में बहुत ही फर्क है। तो एक बड़ी वजह ये थी कि वो तिजारत के काम आते थे। एक वजह इससे पहले हमने पढ़ी कि वो कबीलों के लिए फख्र। और एक तीसरा सेकंड रीजन इज दैट एथनिक वार्स, ये नस्ली जंग वर गोइंग ऑन इन द अरब ट्राइब्स व्हिच कंटिन्यूड अ मेन प्रूव टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रेवेस्ट फॉर द वार। कि चूंकि नस्ली
दुश्मनियां उनके अंदर चलती थी, तो जंग की नौबत भी आती थी, अक्सर कब जंग छिड़ जाए कुछ पता नहीं होता था। इसलिए वो मर्दों को तरजीह देते थे, लड़कों को, कि ये लड़ने के काम आएंगे। रिलेशनशिप, रिश्तेदारियां, ताल्लुकात उनकी कैसे हो। They considered the wide spread of relationship as a source of honor and dominance. ये रिश्तेदारियों को गलबा और इज्जत का जरिया समझते थे। That is why they used to do many marriages to have more children and consider it matter of pride to be related to a higher race. ये शादियां भी इसलिए ज्यादा करते थे ताकि ज्यादा बच्चे पैदा हों और फख्र का बाइस हो। फैमिली लाइफ, घरेलू जिंदगी इनकी। द फैमिली कंसिस्टेड ऑफ पेरेंट, चिल्ड्रेन, ग्रैंड चिल्ड्रेन एंड स्लेव। इनकी जो घरेलू जिंदगियां होती थी वो इन सब पे मुश्तमिल, यानी वालिदैन, बच्चे, दादा परदादा, नाना नानी और गुलाम। ये एक गुलाम का इजाफा आज के दौर में नहीं पाया, उस दौर में गुलाम, आज के दौर में कह सकते हैं कि नौकर है, खानदान में एक नौकर हो। तो ये उनकी जिंदगी में चीजें पाई जाती थी। द फादर हैड टोटल अथॉरिटी ओवर हिज हाउस होल्ड so much so that it was up to his will to kill or keep any of them. यानी उनके उस घर में टोटल अथॉरिटी, मुकम्मल जिसे कहते हैं इख्तिदार जो है, वो बाप को हासिल होता था। और बाप को इतना इख्तियार हासिल होता था कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक, यानी बाप अपनी मर्जी के मुताबिक जिस बेटे को चाहे या घर के जिस फर्द को जब चाहे तब जो है उसको कत्ल कर दिया, उसकी कुर्बानी पे उसको कुर्बान कर दिए। ये बहुत आम सी बात थी। आफ्टर द हस्बैंड द वाइफ वाज द सेकंड रैंक इन द फैमिली। शौहर के बाद यानी बाप के बाद घर में फिर बीवी का नंबर होता था, सेकंड रैंक। द हस्बैंड रिस्पेक्टेड हर, मेड हर हिज पार्टनर एंड यूज्ड टू सिंग हर नेम इन लव पोयम। और अपनी आशिकाना शायरियों में ये शौहर लोग अपनी बीवियों का नाम भी इसीलिए लेते थे क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे और उनको इसीलिए उनसे शादियां भी उनको लाइफ पार्टनर मानते थे। जैसे कि आज बीवियों को लाइफ पार्टनर माना जाता, उस दौर में भी पार्टनर माना जाता था। Here the marriage ceremony was performed on the basis of happy relationship and love of husband and wife. शादी के लिए बस इतनी शर्त थी कि उनके मियाँ बीवी में, यानी लड़कों और लड़कियों में जिससे शादी हो रही है उनमें मोहब्बत का रिश्ता हो और वो हस्बैंड और वाइफ की जो ताल्लुकात होते हैं वो उसको निभा सके। ऐसा जबरदस्ती की शादियां नहीं होती थी। इफ नो कंडीशन वाज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज देन द हस्बैंड वुड हैव गॉट ऑल द राइट टू डिवोर्स। अगर शादी के वक्त कोई नहीं लगाई गई तो तलाक देने का हक शौहर को ही होता था। इफ नो कंडीशन वाज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज देन द हस्बैंड वुड, ये चीज, देयर वर आल्सो अदर फॉर्म ऑफ मैरिज दैट वर मोर akin to adultery and promiscuity, यानी इसके अलावा भी शादी। तो ये 3 देवियां थी, यानी उनकी जितनी बुतें उनमें से सबसे ज्यादा मोहतरम सबसे पहले नंबर पे हुबल, उसके बाद फिर ये लात, मनात, उज्जा। इसको हम पढ़ते रहते हैं इस्लामी तारीख में, बार बार ये नाम आते हैं। अब इसमें आखिर में एक द बुक ऑफ आइडल, वही किताब जो हमने किताबुल अस्नाम की बात की थी कि वो इन चीजों से बहस करते हैं। अब द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेम ऑफ द अरबिक आइडियल इज फाउंड इन किताबुल अस्नाम, वही बात। अब एक मजहब जुडाइज्म को ही यहूदियत या ज्यूज कहा जाता है। ये इनकी तारीख, अरब में इनकी तारीख ये है कि द ज्यूज माइग्रेटेड इनटू अरबिया स्टार्टिंग रोमन टाइम्स, यानी रोम के जो दौर से ही ये अरब में आ गए थे। अरबियन ज्यूज स्पोक अरबिक एज वेल एज हिब्रू एंड आरामिक एंड had contact with Jewish religious center in Babylonia and Palestine। यानी ये जिस तरीके से इब्रानी और आरामी जबानें बोलते थे, इस तरीके से इनको अरबी जबान पे भी उबूर था। लेकिन इसके साथ साथ ये अरब में भले रहते थे, लेकिन
बाबुली और फिलिस्तीन के लोगों से या यहाँ वहाँ पे जो इनके मराकिज थे उनसे इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। द यमनी हिमयरी converted to Judaism in the 4th century, and some of the Kinda, a tribe in central Arabia who were the Himyarites vassal, were also converted in the 4th or 5th century. ये जब अरब में आए जूज यहूदी, तो सबसे पहले यमन के हिमयरी नामी कबीले ने यहूदियत को कबूल किया। ये 4th सेंचुरी में, इन्होंने 4th सेंचुरी में यहूदियत को कबूल किया। इसके अलावा किंदा, ये भी एक कबीले का नाम है, किंदा। तो इस्लामी तारीख में जो हम पढ़ते हैं कि आगे हम पढ़ेंगे कि किंदी नामी फलसफी, तो वो इस कबीले से थे। ये इस कबीले ने 4 या 5, इसके बारे में तायीद नहीं है कि इन 4 या 5वीं सदी में कबूल किया था जूस को। There is evidence that Jewish converts in the Hejaz were regarded as Jews by other Jews, non-Jews alike. यानी तमाम के तमाम लोग वहां पहुंच चुके थे अक्सर। In at least one case, it is known that an Arab tribes agreed to adopt Judaism as condition for settling in a town dominated by Jewish inhabitants. यानी अरबों ने उनको इजाजत दे दी थी कि वो एक मतलब जूस डोमिनेटेड कोई शहर बसाए, चुनांचे उस कबीले मदीना के इलाकों में ये पाए जाते थे। मक्का में तो खैर नहीं, लेकिन मदीना के इलाकों में पाए जाते। आगे बात आ रही, सम अरब्स वीमेन इन यथरिब और मदीना are said to have vowed to make their child a Jew if the child survived. यानी वो ये कहती थी कि अरब की औरतें या यसरिब की कुछ औरतें ऐसी थी जो कहती थी कि अगर उनका बच्चा जिंदा रहा, यानी वो औलाद जिनके पास नहीं, जिनकी औलाद जिंदा नहीं रहती थी या औलाद ही नहीं होती थी, तो वो दुआ दुआ ये करती थी कि अगर उनका बच्चा जिंदा रहा तो उसको यहूदी बना देंगी। यानी एक बहुत ही मोतबर मजहब उस वक्त का था ये। सिंस दे कंसीडर द ज्यूज टू बी पीपल ऑफ नॉलेज एंड द बुक, यानी इनको इल्म का और किताबों की वजह से इनको तकद्दुस का दर्जा हासिल था यहूदियों को। हिस्टोरियन फिलिप हिट्टी infers from proper names and agricultural vocabulary that the Jewish tribes of Yathrib consisted mostly of Judeans clan of Arabian and Armenian origin. यानी इनकी सबसे तफसील जो है कि इसने फिलिप हिट्टी, जिनकी किताब तारीख तमद्दुन अरब, जो इसका इसकी ये असल किताब तो अंग्रेजी में, इसका उर्दू तर्जमा तारीख तमद्दुन अरब के नाम से हुआ है, उसमें ये बहुत ही तफसील से लिखा है कि यथरिब के किन किन कबीलों में कौन कौन से कबीले थे जो इसमें एग्रीकल्चर का काम करते थे और यहूदी कबीले थे वो। जिंदी, हमने बताया जिंदी एक मजहब के तौर पे, और फिर उसके बाद इस्लामी तारीख में इसको एक बतौर यूं कह सकते हैं कि इसे काफिर का एक लफ्ज बहुत ही बुरा माना जाता था। जिंदगी का लफ्ज भी एक बहुत ही गैर लोगों के लिए माना जाने लगा कि जो मुसलमान ना हो या जिसके ईमान कमजोर, ईमान में कम, ईमान उसका मजबूत ना हो, उन लोगों के लिए यूज होने लगा। हालांकि जिंदगी, अगर इसको प्री इस्लामिक तारीख में देखेंगे तो जिंदगी दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन डॉक्ट्राइन ऑफ डुअलिज्म इन नेचर। ये पर्शियन ईरान में जो ये डुअलिज्म का जो नजरिया था कि अहूरा मज़्द, ये जो पारसी मजहब नहीं, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट था कि शर का खुदा अलग और खैर का खुदा अलग, ये उससे मुराद, ये जिंदगी से मुराद वो लोग हैं। ऐसे भी लोग पाए जाते थे जो पारसी मजहब से मुतासिर थे। दे बिलीव दैट देयर वर टू गॉड्स representing the twin force of good and evil or light and darkness, and both were locked up in an unending struggle for supremacy. और सबका अपना अलग अलग इक़्तिदार था, खुदाए खैर का और खुदाए शर, सब दोनों का अलग अलग था। ये जिंदगी थे जिनको पारसी मजहब भी कहा है। क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत। After Constantine conquered Byzantium in 324 CE, Christianity spread to Arabia.
324 ईस्वी के बाद क्रिश्चियनिटी अरब में आया। द प्रिंसिपल ट्राइब्स दैट एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी वर द हिमियर, गस्सान, रबिया, तगलब, बहरा एंड तनूख, पार्ट ऑफ द टे एंड द इनहेबिटेंट ऑफ नजरान एंड द अरब ऑफ हिरा। ये कबीलों के नाम हैं जिन्होंने ईसाइयत को कबूल किया। ट्रेडिशनली बोथ ज्यूज एंड क्रिश्चियन बिलीव इन द गॉड ऑफ इसहाक एंड जेकब। ये रिवायती बात पे बता रहे हैं कि ये नाम, दो तीन नाम ऐसे हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, याकूब और इसहाक। ये तीनों नाम जो है ज्यूज और क्रिश्चियन दोनों में मुस्तकिल इन पर इनका इनका मतलब इन दोनों मज़ाहिब में इन पर इनकी रिसालत को तस्लीम किया जाता है। The main area of Christian influence in Arabia were on the northeastern and northwestern border in what was to become Yemen in the south। यानी इन इलाकों में इनकी इनका इनका खास एरिया था। ये इलाके, ये अरब के शिमाल मशरिक का इलाका और अरब के शिमाल मगरिब का इलाका, ये शिमाल मशरिक और शिमाल मगरिब ये इनका खास एरिया था। The Northwest was under the influence of Christian missionary activity from Roman Empire। रोमन एम्पायर का जो उरूज था उस दौर में क्रिश्चियन मिशनरी के जरिए नॉर्थ वेस्ट जो शिमाल मगरिब का जो इलाका अरब का था वहां पे, यानी कि जो क्रिश्चियन मिशनरी थी उनके जरिए से ईसाइयत आया था। गस्सानी, जहाँ गस्सानी कबीले थे, रेजिडेंट ऑफ अ क्लाइंट किंगडम ऑफ द रोम, वर कन्वर्टेड क्रिश्चियन, यानी गस्सानी कबीले मिशनरियों से कबूल किया था, ईसाइयत को कबूल किया था। In the south, particularly at Najran, a center of Christianity developed as a result of the influence of the Christian kingdom of Aksum based on other side of the Red Sea in Ethiopia। ये बता रहे हैं कि इन इलाकों में भी इथोपिया, वही हबशा जिसको कहते हैं इस तारीख में, इस उर्दू इस्लामी तारीख में उसी को इथोपिया है। तो उस साइड में भी, इथोपिया की साइड में भी ईसाई ईसाई रहते थे। और जब अहद नबूवत शुरू होता है तो उसमें इस्लामी तारीख में ताइफ, वो सॉरी हबशा की एक मुस्तकिल तारीख है कि वहां पे ईसाइयों की हुकूमत थी, फिर कैसे कैसे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये बात मुकम्मल हो गई। अब इसको हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। ये बात ये हो गई कि कौन कौन से लोग, किन मजाहिब के लोग वहाँ उस वक्त के इस्लाम से पहले के अरब में किन किन मजाहिब के लोग पाए जाते थे। और इस्लामी किताबों, तारीख की किताबों में भी ये बातें आपको मिलेंगी। मतलब वहाँ बहुत तफसील से मिलती है बातें, और यहाँ हमने बहुत इख्तिसार से पढ़ा कि ईसाई कैसे आए, क्रिश्चियन जिन्हें कहा जाता है, और यहूदी कैसे आए, साबईन थे, किस तादाद में थे, जिंदीक के नाम से थे, या इसी को जिसको कुरान ने यूं भी मजूस के लफ्ज से तस्करा किया है। ये कुरान ने तो तीन मजाहिब का खास, मतलब तीन क्या चार मुश्रिकीन के लिए ले ले, चार को तो वजाहतन जिक्र किया है, मजूस, साबईन, यहूद, नसारा और मुश्रिकीन। और कुछ मुआहिदीन थे, इन पे भी इशारतन बात हुई। तो ये मजाहिब वहाँ थे। ये बात आ सकती है कि साबईन अरब में पाए जाते कि नहीं पाए जाते हैं, इस तरह के सवालात आते हैं उसमें। अगर किसी को इस सबक से मुताल्लिक कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं वो, कोई बात, कोई टॉपिक। दूसरा तो हम पढ़ेंगे उसमें कल्चर, और कल्चर की कवर हो चुकी, पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे कि उस वक्त की सियासी हालत क्या थी। इसको हम कल पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में। किसी को कोई बात। 24 लोग अभी हैं। आवाज आ रही है? हेलो? जी सर। यस सर, आ रही है। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ कोई सजेशन? अभी हम, मैं आपको लोगों को ये बताऊं कि अभी तो बहुत, समझ लीजिए
काल में लेक्चर तैयार हुआ। इसमें बहुत सी चीजें होती हैं नक्शे वगैरह पेश करने की। हम आइंदा सबक में जब हम पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे तो उसमें हम नक्शे से बताएंगे कि अरब का इलाका किस इलाके में पाया जाता है, मक्का ताज नक्शे में किस जगह है, उसके आसपास की एरिया में कौन से चीज कौन से ममालिक है, उसको भी हम पढ़ेंगे तफसील से। और कोशिश ये होगी कि पूरा सिलेबस का कोई हिस्सा ना बचे जिससे सवाल पूछा जा सकता है। वो तमाम की तमाम चीजें इसमें इंशाल्लाह लेक्चर में कवर होंगी भरपूर। किसी को कुछ कोई बात नहीं, ठीक है, हम इसको यहीं पे एंड अप करते हैं और कल फिर हम इसी टाइम पे 8:30 बजे के टाइम पे इससे इसी से ज्वाइन हो जाएंगे, जल्दी बेहतर रहेगा। आप लोग जैसे अगर कुछ पूछेंगे सवाल जवाब तो थोड़ा सेशन और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा।